17 वर्षीय लड़की एक पुरानी कार की डिक्की पर मिली। मरीन फाली की चौंकाने वाली कहानी। आयोवा राज्य में सितंबर 1971 में युवा पैम का रहस्यमय गायब होना हुआ। कुछ दिन बाद जंगल में एक परेशान करने वाली खोज की गई। एक पुरानी कार पर एक घटना के निशान पाए गए। जांचकर्ताओं के पास कई संदिग्ध व्यक्ति थे। इनमें एक दोस्ताना अजनबी था जिसने पैम को मदद की पेशकश की थी। उसका एक पुराना परिचित जिसे घटना के तुरंत बाद मनोचिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और उसके पति का पूर्व सेलमेट जिसके पास युवा महिला की एक तस्वीर मिली थी। सीडर रैपिड्स 5 मौसमों के शहर के रूप में जाना जाता था और मध्य पश्चिम में सबसे शांतिपूर्ण स्थानों में से एक माना जाता था। इसलिए जंगल में हुई घटना की खबर ने निवासियों को हिला कर रख दिया। जांच के पहले दिनों से ही यह स्पष्ट था कि दोषी को खोजना मुश्किल होगा। हालांकि सत्य की खोज में एक छोटा संकेत भी निर्णायक हो सकता था। शाम 6:40 पर स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक कॉल आई। कॉल करने वाली महिला ने युवा गिलहरी शिकारियों द्वारा की गई एक असामान्य खोज की सूचना दी। जंगल के रास्ते पर चलते हुए युवाओं ने पेड़ों के बीच कुछ असामान्य देखा। जब वे करीब आए तो उन्होंने एक क्षतिग्रस्त कार की डिक्की पर एक निश्चल आकृति देखी। घटनास्थल की स्थिति से पता चला कि यह सब आज नहीं हुआ था। देखी गई चीज से व्यथित होकर युवा वयस्कों को बुलाने के लिए घर की ओर भागे। कुछ ही देर बाद अधिकारी रोलैंड एकी को जंगल में परेशान करने वाली खोज के बारे में एक रेडियो संदेश मिला। पेट्रोल अधिकारी और उनके साथी को कंट्रोल रूम से एक संदेश मिला जिसमें रिवर रोड की जांच करने का अनुरोध किया गया था, जहां 2 राहगीरों ने एक पुरानी कार के पास एक परेशान करने वाली खोज की थी। जंगल में लगभग 50 मीटर की गहराई में उन्होंने वह स्थान पाया जिसका जिक्र रिपोर्ट में किया गया था। पुलिस अधिकारियों का ध्यान सबसे पहले कार की स्थिति पर गया। यह स्पष्ट था कि यह यहां लंबे समय से खड़ी थी। खरपतवार छत तक बढ़ गया था। गवाहों के सटीक विवरण के बावजूद कानून प्रवर्तन अधिकारी दृश्य से प्रभावित थे। रोलैंड ने कार के आसपास के क्षेत्र और सड़क के किनारे की सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन लोगों या वाहनों के कोई निशान नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने बैकअप के लिए कॉल किया। आने वाले जांचकर्ताओं ने तुरंत पाया कि एक घटना हुई थी। कार की जांच करते हुए उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला जो इस बात का संकेत था कि युवा महिला स्वेच्छा से जंगल में नहीं आई थी। जूतों की अनुपस्थिति और साफ पैर इस बात का संकेत थे कि कोई उसे यहां ले आया था। विशेषज्ञों ने पाया कि घटना कम से कम 5 दिन पहले हुई थी। उसके कपड़ों की स्थिति, अप्राकृतिक रूप से रखा गया स्वेटर और शर्ट, ठीक से न पहनी गई जीन्स घटना की प्रकृति का संकेत देती थी। उसके दाएं हाथ में एक मैत्री अंगूठी थी, बाएं हाथ में एक विवाह और एक सगाई की अंगूठी थी। बाहरी परिस्थितियों के बावजूद मिला हुआ व्यक्ति एक संरक्षित स्थिति में था। आसपास कोई दस्तावेज या सुराग नहीं मिले जो बताते कि क्या हुआ था। हालांकि अनुभवी विशेषज्ञों का मानना था कि इतने दूर के स्थान का चयन एक योजनाबद्ध घटना का संकेत है। खोज सीडर रैपिड्स के बाहर एक दूरस्थ स्थान पर ग्रेविना रोड पर की गई थी। यह स्पष्ट हो गया कि किसी ने जानबूझकर इस छिपे हुए स्थान को सबूत मिटाने के लिए चुना था। 1 किलोमीटर की दूरी पर शहर का कूड़ा डंप था, इसलिए सड़क पर यातायात कम था। जब विशेषज्ञ सुरागों के लिए घटनास्थल की जांच कर रहे थे, मुख्य सवाल अनुत्तरित रहे। युवा महिला की पहचान और घटना के कारण। सीडर रैपिड्स में जांचकर्ता विशेषज्ञों के निष्कर्षों की प्रतीक्षा कर रहे थे। चिकित्सा परीक्षण से सिर पर एक जोरदार चोट के कारण मस्तिष्क की चोट का पता चला। विशेषज्ञ का अनुमान था कि पहली चोट के बाद युवा महिला बेहोश हो गई थी और तत्काल सहायता की कमी के कारण अपरिवर्तनीय परिणाम हुए। डॉक्टर के अनुसार अपराधी ने शायद ऐसे परिणाम की योजना नहीं बनाई थी। घटना को समझने के बाद अपराधी ने सबूत मिटाने की कोशिश की। विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार घटना खोज से लगभग 1 सप्ताह पहले हुई थी। इसने घटनास्थल पर काम कर रहे जांचकर्ताओं के प्रारंभिक अनुमानों की पुष्टि की। घटनास्थल पर मिले सबूतों से घटना की गंभीर परिस्थितियों का पता चला। हालांकि
जांच के लिए पीड़िता की पहचान प्राथमिक कार्य बन गया। जांचकर्ताओं ने हाल की लापता व्यक्तियों की रिपोर्टों की सावधानीपूर्वक जांच की। मरीन फार्ली नामक एक युवा महिला के गायब होने के मामले ने ध्यान आकर्षित किया। विशेष पहचान चिन्ह, जिसमें बांह पर एक टैटू शामिल था, ने जंगल में हुई घटना से संबंध स्थापित करने में मदद की। गायब होने का समय विशेषज्ञों की रिपोर्ट से मेल खाता था। स्थानीय डायनर की मैनेजर ने सबसे पहले अलार्म बजाया, जहां मरीन काम करती थी। वह चिंतित हो गई जब कर्मचारी लगातार तीसरी शिफ्ट के लिए नहीं आई। मैनेजर ने मरीन की असाधारण विश्वसनीयता पर जोर दिया। वह कभी देर से नहीं आती थी और जब नहीं आ सकती थी तो हमेशा सूचित करती थी। लंबी चुप्पी से परेशान होकर मैनेजर हॉस्टल की ओर चल पड़ी। मरीन के कमरे में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, सिवाय एक विवरण के। अलमारी में काम की वर्दी नहीं थी। मरीन एड्स कैफे में वेट्रेस के रूप में काम करती थी। सहकर्मियों ने उसे एक जिम्मेदार कर्मचारी के रूप में वर्णित किया। जांच के अनुसार उसे आखिरी बार शुक्रवार 17 सितंबर को रात की शिफ्ट के बाद सुबह देखा गया था। 20 सितंबर को मैनेजर ने पुलिस में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। मरीन के परिचितों से जांचकर्ताओं को पता चला कि वह हाल ही में स्योक्स सिटी से यहां आई थी। स्थानांतरण का कारण अधिकारियों का विशेष ध्यान आकर्षित करता था। यह पता चला कि मरीन ने बहुत कम उम्र में शादी कर ली थी। शादी के तुरंत बाद डेविड, मरीन का पति, सीडर रैपिड्स के पास एक जेल में भेज दिया गया। मरीन ने पास में रहना शुरू कर दिया। उसने हॉस्टल में एक कमरा किराए पर लिया और अपने पति के करीब रहने के लिए वेट्रेस के रूप में नौकरी ढूंढ ली। आमतौर पर वह लगभग हर हफ्ते अपने पति से मिलने जाती थी, लेकिन इस सप्ताहांत उसने अपनी दिनचर्या तोड़ दी। रविवार को चर्च जाने के बाद एक मुलाकात की योजना थी, लेकिन मरीन नहीं आई और उससे संपर्क नहीं हो पाया। तब से किसी ने उसे नहीं देखा। जांच के अनुसार शुक्रवार की सुबह काम पर जाने और उसी दिन शाम के बीच कुछ हुआ। जांच के दौरान सीडर रैपिड्स के अधिकारी मरीन की मां मैरी से बात करने के लिए सियोक्स सिटी गए। यह कदम मामले के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। महिला को महसूस हुआ कि कुछ गलत था। वह आश्वस्त थी कि उसकी बेटी बिना किसी कारण के गायब नहीं होगी। 4 दिनों के बाद वही अधिकारी मैरी को दुखद खबर लेकर आए। उनके लिए यह एक बड़ा झटका था। उन्होंने बुरा होने की आशंका की थी, लेकिन जो हुआ उसकी खबर से वे बोल नहीं पा रही थी। परिवार के लिए यह याद करना विशेष रूप से कठिन था कि मरीन कैसी थी। वह ब्रूबेकर परिवार का गौरव थी और 7 बच्चों में सबसे बड़ी थी। सभी उसे बुद्धिमान, जीवंत और जिम्मेदार के रूप में याद करते थे। मरीन का जन्म 4 जुलाई को हुआ था, जो उसकी मां के अनुसार उसके चरित्र को प्रभावित करता था। वह आतिशबाजी की तरह चमकदार थी और हमेशा अपने समय से आगे थी। वह जल्दी बड़ी होना चाहती थी। मरीन अपने सभी भाई बहनों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी छोटी बहन लिसा के साथ उसका विशेष लगाव था। वे अविभाज्य थे। जहां कहीं मरीन जाती, लिसा उसका अनुसरण करती। अपनी छोटी बहन की यह देखभाल मरीन को जल्दी वयस्क बना दी। कम उम्र में उसने डेविड फार्ली से मुलाकात की और उनके बीच एक मजबूत आकर्षण पैदा हो गया। अभी भी बहुत युवा, उन्होंने शादी करने का फैसला किया। यह एक सच्चा, जुनूनी प्यार था। डेविड एक धनी परिवार से था और मरीन उसके साथ बेहद खुश थी। लेकिन एक लंबे खुशहाल जीवन के उनके सपने टूट गए जब डेविड चेक धोखाधड़ी में पकड़ा गया। उसे 3 साल की जेल की सजा हुई। उसकी वजह से सीडर रैपिड्स जाने का मरीन का फैसला त्रासद घटनाओं की ओर ले गया। जांचकर्ताओं के पास घटनास्थल से एकत्र किए गए कुछ ही सबूत थे। यहां तक कि प्राप्त नमूनों का डीएनए विश्लेषण की शुरुआत तक कोई विशेष मूल्य नहीं था। जांचकर्ताओं ने समझा कि समाधान की कुंजी खोज कार्य में निहित थी। उन्हें अपराधी से मुलाकात के क्षण तक मरीन के मार्ग का पता लगाना था। सबसे पहले उन्होंने उसके कमरे की गहन जांच की। व्यक्तिगत वस्तुओं की तलाशी के दौरान कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने मरीन की डायरी और पत्राचार की जांच की, लेकिन कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला। नोट्स से पता चला कि वह एक स्वप्नदर्शी युवा महिला थी जो जीवन की कठिनाइयों से निपटने की कोशिश कर रही थी। उसके कमरे से केवल उसकी कार्यवर्दी गायब थी। जांच के दौरान
अधिकारियों ने उस दिन की घटनाओं के बारे में भवन के निवासियों से पूछताछ की। पड़ोसियों के बयानों ने पहला महत्वपूर्ण सुराग प्रदान किया। हाउसकीपर ने बताया कि उसने मरीन के कमरे में एक बातचीत सुनी थी। उसने ध्यान दिया कि बातचीत शांत स्वर में की जा रही थी और कोई संदेह नहीं जगाया। एकमात्र चीज जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया वह थी कि वार्तालाप के एक भागीदार की आवाज गहरी थी। हाउसकीपर ने एक और दिलचस्प विवरण का भी उल्लेख किया। कमरे में एक अनोखी मिठास के साथ तंबाकू की एक स्पष्ट सुगंध थी। हालांकि उसने आगंतुक को स्वयं नहीं देखा, उसे समय याद था, 17 सितंबर को दोपहर के बाद। ठीक उसी दिन मरीन से संपर्क टूट गया। जांचकर्ता उन गवाहों को खोजने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने उसे अज्ञात मेहमान के साथ बातचीत के बाद देखा होगा, लेकिन खोज विफल रही। किसी ने युवा महिला को नहीं देखा या उससे बात नहीं की। मरीन के रिश्तेदार असमंजस में थे। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि रहस्यमय धूम्रपान करने वाला कौन हो सकता है या कौन उसका बुरा चाह सकता है। उनके अनुसार मरीन सर्वप्रिय थी। उसके कोई दुश्मन नहीं थे और उसने कभी संघर्षों की शिकायत नहीं की। वह लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाती थी। परिवार को कोई अंदाजा नहीं था कि उसके गायब होने के पीछे कौन हो सकता है। जांच को मरीन की सहकर्मी से मिली जानकारी से नई दिशा मिली। उसने बताया कि उसकी दोस्त ने शुक्रवार की शाम की योजनाओं के बारे में बताया था। वह सियोक्स सिटी के एक पुराने परिचित से मिलने वाली थी जिसने उसे कहीं ले जाने का वादा किया था, बिना विवरण बताए। यह परिचित बॉबी मूर था, जिसने तुरंत जांचकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। जांच में उसका कठिन अतीत सामने आया, जिसमें कई गिरफ्तारियां शामिल थीं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस सुराग की ओर अधिक गहराई से जांच करने का फैसला किया। मरीन के पति डेविड ने उससे मूर से दूर रहने के लिए कहा था। उसे कई ऐसे मामलों के बारे में पता था जिनमें बॉबी ने महिलाओं के प्रति आक्रामकता दिखाई थी। उसने अपनी पत्नी को इस आदमी के साथ सावधान रहने की चेतावनी दी थी। जांच के दौरान नए विवरण सामने आए। मरीन की एक परिचित ने बताया कि उसने बॉबी मूर को उसके गायब होने के तुरंत बाद सीडर रैपिड्स में देखा था। उसने अपनी उपस्थिति को अपनी दोस्त की खोज में मदद करने की इच्छा से जोड़कर बताया। जब जांचकर्ता मूर से बात करना चाहते थे, उन्हें एक परेशान करने वाली स्थिति का सामना करना पड़ा। मरीन की खोज के दिन उसने खुद को सियोक्स सिटी के एक मनोचिकित्सा अस्पताल में भर्ती करा लिया था। जांचकर्ताओं को संदेह था कि यह अपराध बोध से जुड़ा हो सकता है। जांचकर्ताओं का मानना था कि यही कारण था जिसने उसे चिकित्सा सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। उन्हें उस पर घटना में शामिल होने का संदेह था। हालांकि अगर मूर ने सोचा था कि अस्पताल में भर्ती होने से वह जांच से बच जाएगा, तो वह गलत था। जब उसे मरीन की घटना के बारे में पता चला, उसने किसी भी प्रकार की संलिप्तता से पूरी तरह इनकार कर दिया। उसके अनुसार वह उसे बहन की तरह मानता था और उसके गायब होने से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसने दावा किया कि वह उस समय सियोक्स सिटी में था। मूर को लाई डिटेक्टर टेस्ट से गुजरने का प्रस्ताव दिया गया। पुलिस के आश्चर्य के लिए परीक्षण के परिणाम उसके पक्ष में आए। जांचकर्ता घटना में उसकी भागीदारी के लिए कोई स्पष्ट सबूत नहीं ढूंढ सके। फिर भी उसे संदिग्धों की सूची से पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता था और जल्द ही एक और व्यक्ति ने जांचकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। जांच के दौरान जांचकर्ताओं ने पिछले 3 हफ्तों में सीडर रैपिड्स में मरीन के संपर्क में आए सभी लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना जारी रखा। गैरी कैसल्स नामक व्यक्ति ने विशेष ध्यान आकर्षित किया। यह आदमी पुलिस की नजर में अकस्मात नहीं आया। वह डेविड फार्ली के साथ एक सेल साझा करता था। मरीन से परिचय उसके पति से मिलने के दौरान हुआ। गैरी को मरीन के गायब होने से कुछ समय पहले रिहा कर दिया गया था, जब डेविड अभी भी हिरासत में था। कैसल से पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं ने उसकी व्यक्तिगत वस्तुओं की जांच की और एक परेशान करने वाली खोज की। उसके बटुए में मरीन फार्ली की एक तस्वीर मिली। इसने जांचकर्ताओं के मन में कई सवाल उठाए। विशेष रूप से उन्हें यह जानने में दिलचस्पी थी कि वह उसकी तस्वीर क्यों रखता था और उनके बीच क्या संबंध था।
यह संदेह उठा कि जेल में उसके दौरों के दौरान उसने उसमें विशेष रुचि विकसित की थी और इस सुराग की जांच करनी थी। जांचकर्ताओं ने अपनी रिहाई से लेकर मरीन के गायब होने की शाम तक गैरी की सभी गतिविधियों का पुनर्निर्माण किया। ऐसी आशंकाएं थीं कि वह उसमें विशेष रुचि दिखा रहा था और उस पर नजर रखने लगा था। पूछताछ कक्ष में जांचकर्ताओं ने गैरी कैसल पर दबाव डालने की कोशिश की। मरीन की घटना के बारे में सवालों के जवाब में उसने इनकार किया। गैरी ने कहा कि 18 सितंबर को वह सीडर रैपिड्स से बहुत दूर था और वह इसे साबित कर सकता है। वास्तव में वह उस दिन किसी अन्य स्थान पर अपनी उपस्थिति के सबूत प्रस्तुत करने में सफल रहा। बाद में अधिकारियों ने उस सुबह गैरी की उपस्थिति के निशान खोजने के लिए मरीन के कमरे की फिर से जांच की, जब प्रबंधक ने एक पुरुष की आवाज सुनी थी। हालांकि गैरी और घटना के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सका। ऐसा एक भी तथ्य नहीं मिला जो उसकी संलिप्तता की ओर इशारा करता हो। हालांकि कैसल अपने बटुए में मरीन की तस्वीर की मौजूदगी की व्याख्या नहीं कर सका, यह आशाजनक सुराग जांच को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर सका। इसके बाद जांचकर्ता उस डायनर में लौट आए जहां मरीन काम करती थी और उन्होंने उसके सहकर्मियों और ग्राहकों से फिर से पूछताछ की। इस बार उनके प्रयासों का परिणाम मिला। उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी मिली। जॉर्ज नाम के एक नियमित ग्राहक ने बताया कि उसने मरीन को उसके गायब होने के दिन एक अजनबी के साथ देखा था जो एक हिप्पी की तरह दिखता था। जांचकर्ताओं ने युवा महिला के रिश्तेदारों से पूछा कि क्या वे इस विवरण से मेल खाने वाले किसी व्यक्ति को जानते हैं। मरीन के पति डेविड ने तुरंत पुलिस का ध्यान जॉर्ज की ओर एक संदिग्ध व्यक्ति के रूप में आकर्षित किया। जब कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने जॉर्ज के अतीत की जांच की तो उन्होंने डेविड फार्ली की चिंताओं को समझा। यह पता चला कि जॉर्ज ने मरीन को उसके पति की रिहाई में अपने परिचितों की मदद की पेशकश की थी। सवाल यह रहा, क्या यह मदद करने की ईमानदार इच्छा थी या युवा महिला के करीब आने का एक तरीका? उसकी कठिनाइयों को जानते हुए उसने उसकी कार की मरम्मत करने की पेशकश की। हालांकि जांचकर्ताओं को इस प्रस्ताव की निस्वार्थता पर संदेह था, खासकर उनके बीच उम्र के बड़े अंतर को देखते हुए। जॉर्ज ने पुलिस को बताया कि युवा वेट्रेस के साथ एक रात की बातचीत के दौरान उसने मदद का हाथ बढ़ाने का फैसला किया। उसके शब्दों के अनुसार एक कठिन जीवन स्थिति में फंसी युवा महिला की समस्याओं ने उसे प्रभावित किया। जांचकर्ताओं ने उसकी कहानी पर संदेह किया और मरीन के गायब होने के समय उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ की। उसने काम पर होने का दावा किया। जांच ने पुष्टि की वह वास्तव में 13 बजे से 21 बजे तक सीडर रैपर्स बस डिपो में था। समय सीमा के विश्लेषण से पता चला कि जॉर्ज का कार्य समय उसे घटना में शामिल होने की अनुमति नहीं देता था। जांचकर्ताओं को अन्य सुरागों की तलाश करनी थी, लेकिन सभी संभावित संकेतों की गहन जांच के बाद वे एक गतिरोध में फंस गए। 72 के वर्ष तक जांच एक गतिरोध में फंस गई थी। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने सभी संभावित प्रतिभागियों की जांच की, लेकिन हर किसी के पास एक पुष्ट अलिबी था। मरीन के रिश्तेदारों के लिए प्रगति की कमी मानसिक तनाव की एक श्रृंखला में एक नई परीक्षा बन गई। परिवार के लिए इन परिस्थितियों से निपटने के लिए शक्ति खोजना मुश्किल था। मरीन के साथ जो हुआ उससे उसकी मां विशेष रूप से प्रभावित हुई। 6 बच्चों के साथ अकेले वह हर सुबह उठने और उनकी देखभाल करने की शक्ति पाती थी। घटना ने पूरे परिवार को गहराई से झकझोर दिया। शायद यही अनुभव मरीन की बहन लिसा के जीवन के मार्ग को प्रभावित करते हैं, जिसने कानून प्रवर्तन में काम करने का फैसला किया। कई वर्षों तक उसने अपनी स्थिति का उपयोग सीडर रैपिड्स में अपने सहयोगियों को याद दिलाने के लिए किया कि अनसुलझे मामले ने उसके परिवार को कैसे प्रभावित किया था। रिश्तेदारों के दिलों में एक गहरा दुख रहा। वे सवालों के जवाब खोज रहे थे। किसने ऐसा किया और आखिर मरीन ही क्यों? 30 से अधिक वर्षों तक मरीन फार्ली का मामला सीडर रैपिड्स पुलिस विभाग के अभिलेखागार में रहा। 2006 में एक नए जांचकर्ता ने मामला संभाला, जिसने अजांचे सबूत खोजे। उसने मिले नमूनों को आधुनिक विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेजा। प्राप्त परिणामों ने जांच में नए दृष्टिकोण खोले।
सबसे आधुनिक प्रयोगशाला विश्लेषण के बाद विशेषज्ञों ने संभावित अपराधी का आनुवंशिक प्रोफाइल बनाने में सफलता पाई। जांचकर्ताओं को आशा थी कि नई खोजें और उन्नत जांच विधियां उन्हें मरीन के गायब होने के रहस्य के समाधान की ओर ले जाएंगी। लेकिन प्राप्त प्रोफाइल का डेटाबेस से मिलान करने पर कोई मेल नहीं मिला। इससे जांच में 9 साल की और देरी हुई। 2015 में जांचकर्ता मैट डेनलिंगर ने सभी दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद 75 नामों की एक सूची तैयार की, जिनका उल्लेख जांच के प्रारंभिक चरण में किया गया था। वह उनमें से प्रत्येक से आनुवंशिक नमूने प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। यह कार्य आसान और समय लेने वाला साबित नहीं हुआ। जांचकर्ता को सूची में सभी व्यक्तियों का पता लगाना था, उनके जैविक नमूने लेना था और विशेषज्ञों की रिपोर्ट का इंतजार करना था। इतने लोगों की जांच में वर्षों लग सकते थे। प्रक्रिया को तेज करने के लिए उन्होंने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट केन ऑशबर्न और पूर्व जांचकर्ता जेडी स्मिथ को शामिल किया। टीम ने डेनलिंगर की विस्तृत सूची में पहले नामों से शुरू करने का फैसला किया। विशेष रूप से उन 2 व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्होंने 70 के दशक में जांचकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया था। वे बॉबी मूर को खोजने और आवश्यक नमूना लेने में सफल रहे। जांच के बाद उसे संदिग्ध के रूप में खारिज कर दिया गया। जब हैरी कैसल के विश्लेषण ने भी कोई मेल नहीं दिखाया तो जांच फिर से एक गतिरोध में आ गई। 2018 में एक नई जांच पद्धति सामने आई, फोरेंसिक वंशावली। इस विधि ने कैलिफोर्निया में कई सनसनीखेज मामलों को सुलझाने में मदद की। सीडर रैपिड्स की शिक्षिका को आशा थी कि यह दृष्टिकोण उनकी स्थिति में भी मदद करेगा। जांचकर्ता नई विधि की सफलता से आश्वस्त थे। हालांकि जब सबूत प्रयोगशाला भेजे गए तो पता चला कि सामग्री विश्लेषण के लिए बहुत क्षतिग्रस्त थी। निराशा के बावजूद टीम ने हार नहीं मानी और अन्य साधनों से खोज जारी रखी। जांच को फिर से शुरू करते हुए उन्होंने एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जिसने पिछली टीम के मन में सवाल उठाए थे, जॉर्ज स्मिथ, स्थानीय डाइनर का एक नियमित ग्राहक। उसके अतीत की जांच करते हुए उन्होंने ध्यान दिया कि उससे कभी तुलना के लिए आनुवंशिक सामग्री नहीं ली गई थी। जॉर्ज स्मिथ की जीवनी की जांच करते हुए जांचकर्ताओं को पता चला कि वह 2013 में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। एक श्रद्धांजलि लेख में दोस्तों ने सीडर रैपिड्स के लोकप्रिय व्यवसाय के बारे में गर्मजोशी से बात की। विशेष रूप से मीठे तंबाकू की विशिष्ट सुगंध की याद रह गई जो जॉर्ज को हमेशा घेरे रहती थी। ये शब्द और बुजुर्ग स्मिथ की तस्वीर ने जांचकर्ता जेडी स्मिथ का ध्यान आकर्षित किया। उसे एक महत्वपूर्ण विवरण याद आया। हॉस्टल के हाउसकीपर ने मरीन के गायब होने के दिन उसके कमरे के पास सिगार की मीठी गंध का जिक्र किया था। उस क्षण जांचकर्ता को समझ में आया, यही वह आदमी था जो उस दिन वहां था। यह पता चला कि जॉर्ज स्मिथ ईमानदार नहीं था जब उसने उस शुक्रवार को बस डिपो में अपनी शिफ्ट के बारे में बताया। इस तथ्य ने जांचकर्ताओं को उसकी व्यक्तिगत जांच और करीब से करने के लिए प्रेरित किया। विशेष रूप से उसका अत्यधिक मैत्रीपूर्ण व्यवहार उन्हें संदिग्ध लगा। 70 के दशक के पुलिस अधिकारी पहले से ही उस पर अविश्वास करते थे। अब टीम को घटना में उसकी संभावित भागीदारी को समझने के लिए 1971 में जॉर्ज स्मिथ के जीवन के सभी पहलुओं की गहन जांच करनी थी। पता चला कि घटना से कुछ समय पहले स्मिथ अपनी पत्नी से अलग हो गया था। उस समय वह उस हॉस्टल के बिल्कुल पास रहता था जहां मरीन रहती थी। इसका मतलब था कि वह आसानी से उसके ठिकाने के बारे में जान सकता था। उल्लेखनीय था कि स्मिथ कचरा संग्रह में काम करता था। इस काम के कारण वह डंप का रास्ता अच्छी तरह जानता था, जहां बाद में मरीन मिली थी। जांचकर्ताओं ने डीएनए नमूना प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त जांच की योजना बनाई। हालांकि अंतिम संस्कार गृह ने एक अप्रिय खबर साझा की। नमूना लेने का कोई मौका नहीं बचा था। जांच फिर से रुक गई। तब डेनलिंगर ने एक अलग दृष्टिकोण विकसित किया। उसने स्मिथ के बच्चों में से एक से डीएनए नमूना प्राप्त करने का फैसला किया। मैट ने उसकी बेटी को ढूंढ लिया, जो जांच में मदद करने के लिए सहमत हो गई। नमूना विश्लेषण के लिए भेजा गया। 24 सितंबर 2021 को
उस भाग्यशाली दिन के ठीक 50 साल बाद जांच के परिणाम आए। उन्होंने मरीन के गायब होने में जॉर्ज स्मिथ की भागीदारी की पुष्टि की। परिणामों की तारीख जांचकर्ताओं को संयोग नहीं लगी। आधी सदी बीत चुकी थी। जांचकर्ताओं को हुई घटना को समझने में कठिनाई हो रही थी। मरीन के रिश्तेदारों की तरह ही जब उन्हें वह खबर मिली जिसका उन्होंने 50 लंबे वर्षों तक इंतजार किया था। जांचकर्ता मैट डेनलिंगर को मरीन की बहन के साथ बातचीत की हर सेकंड याद है। लिसा की भावनात्मक प्रतिक्रिया हमेशा के लिए उसकी याददाश्त में अंकित हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा उसे उसके शब्दों ने चौंका दिया। मेरी मां यहीं है, उन्हें बताइए। मैट हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मरीन की मां अभी भी जीवित होंगी। ठीक ऐसे ही क्षण थे जिन्होंने उसे और उसके सहयोगियों को कानून प्रवर्तन की ओर आकर्षित किया था। उसे बुजुर्ग महिला को यह बताने का सम्मान मिला कि उनकी बेटी का मामला आखिरकार सुलझ गया था, भले ही इतने लंबे समय के बाद। मरीन के परिवार के पास जांचकर्ताओं के लिए धन्यवाद के शब्द नहीं थे, जिन्होंने हार नहीं मानी और मामले को अंजाम तक पहुंचाया। यह क्षण कुछ खास था। न्याय की जीत, प्रकाश की अंधकार पर विजय। उस दिन की सटीक घटनाएं जब मरीन फॉर्ली और जॉर्ज स्मिथ के रास्ते मिले अज्ञात रहीं, लेकिन एकत्र किए गए सबूतों ने जांचकर्ताओं को घटनाओं के संभावित क्रम को पुनर्निर्मित करने में मदद की। उनका अनुमान है कि जॉर्ज ने शायद मरीन को मदद के बहाने अपने पास बुलाया होगा, संभवतः कानूनी सलाह या कार की मरम्मत के लिए। जब मरीन आई तो जॉर्ज ने जाहिर तौर पर उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। उसके प्रस्तावों को ठुकराने के बाद स्थिति ने एक त्रासद मोड़ ले लिया। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। एक घटना हुई जिसके बाद मरीन असहाय स्थिति में थी। स्मिथ ने शायद ऐसे परिणाम की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसके कार्यों ने अपरिवर्तनीय परिणाम दिए। जांचकर्ताओं के अनुसार वह अंधेरा होने तक अपने घर में रहा। जब अंधेरा हो गया, स्मिथ कार से एक दूरस्थ जंगल के क्षेत्र में गया। जांचकर्ताओं का मानना है कि जॉर्ज अपनी कार से वहां गया। जंगल में वह एक खाई की ओर गया, जहां एक परित्यक्त पुरानी कार थी। परित्यक्त कार की डिक्की पर अपनी उपस्थिति के निशान छोड़ने के बाद वह घटनास्थल से गायब हो गया। हालांकि मरीन के रिश्तेदार मिले जवाबों के लिए कृतज्ञ थे। जांच का समापन पुराने भावनाओं को उभार लाया, जिन्हें वे वर्षों से भूलने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से सभी रिश्तेदारों ने यह क्षण नहीं देखा। मरीन के 2 भाइयों और उसके पिता को कभी घटना के बारे में पूरी सच्चाई नहीं पता चली। जांचकर्ताओं को आशा है कि इस पुराने मामले का समाधान एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आता है। पीड़ितों के परिवारों को आशा नहीं छोड़नी चाहिए और अपराधियों को याद रखना चाहिए, कानून नहीं भूलता।